Hi friend, this is Kunal and welcome to Astute Knowledge Academy। हमारा सीरीज चल रहा है इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल कंसेप्ट का। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने राइट्स जिसे हम अधिकार कहते हैं उसके वेरियस डेफिनेशंस को स्टडी किया है, समझने की कोशिश की कि अधिकार होते क्या है। उसी के साथ हमने वेरियस आइडियोलॉजीज और उनके व्यूज जो है राइट्स को लेकर उन्हें डिस्कस किया है। यूटिलिटेरियन और मार्क्सिस्ट सारे ही जो इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजीज है, साथ ही हमने वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स भी डिस्कस किए हैं। और आज इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया में इस्टेब्लिश की गई थी 1993 में, लेकिन इसकी भी एक हिस्ट्री है। एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया था 1948 में, जिसके तहत सारी ही कंट्रीज को यह कहा गया था कि जहां भी ह्यूमन राइट्स के जो है अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसे सेफगार्ड करने के लिए, सिक्योर करने के लिए एक कमीशन होनी चाहिए। हर एक कंट्री के लिए ये एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा। तो 1948 से हम इसकी हिस्ट्री स्टडी करेंगे, लेकिन अगर हम और पीछे के वक्त में जाए या एंशियंट पीरियड की बात करें तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की बात की थी साइरस द ग्रेट ने। साइरस द ग्रेट एक किंग थे, एकेडमियन किंग थे, जिन्होंने बेबीलोन को जीता था, बेबीलोन को कॉन्कर किया था, अटैक किया था उसके ऊपर। और 1539 बीसी में उन्होंने बेबीलोन को जीत लिया। जैसे कि हमें पता है कि जो एंशियंट पीरियड में जब भी वॉर होते थे तो जो लोग हार जाते थे या जो अपोनेंट होते थे वो हार जाते थे, तो जो विनिंग किंग रहता था, विक्टोरियस किंग रहता था, वो वहाँ के सिटीजन्स को जो है वो स्लेव बनाता था। लेकिन साइरस द ग्रेट ने सबसे पहले ह्यूमन राइट की बात की। जब उन्होंने बेबीलोन को जीता तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया कि जितने भी लोग हैं जो कि वॉर में हार चुके हैं या बेबीलोन के जो भी सिटीजन्स है, उनको मैं अधिकार देता हूँ उनका अपना धर्म चुनने का। और यही से शुरुआत होती है हमारे ह्यूमन राइट्स की। तो ये क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इवोल्यूशन तो हमें पता है यूनाइटेड नेशन ने किया था, लेकिन उसके भी पहले ह्यूमन राइट्स की सबसे पहले बात किसने की थी? तो साइरस दी ग्रेट ने। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन किया गया था 1948 का, उसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था, और साथ ही समझने की कोशिश करते हैं कि मानवाधिकार होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है हमें। So let's start the lecture now. A Human Rights Commission was established by the Economic and Social Council of United Nations under the chairmanship of Mrs. Eleanor रूजवेल्ट। ठीक है, रूजवेल्ट, मिसेस एलेनोर रूजवेल्ट एक कमीशन थी। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की एक कमीशन एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसी कमीशन के तहत अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिसेस एलेनोर रूजवेल्ट एक कमीशन इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम था ह्यूमन राइट कमीशन। The General Assembly accepted the declaration prepared by the Economic and Social Council unopposed on 10 December 1948। ठीक है, तो ये जो बिल था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का, ये यूनाइटेड नेशंस में प्रेजेंट कर दिया गया और विदाउट एनी अपोजिशन इसको पास कर दिया गया 10 दिसंबर 1948 में। और उसी के साथ ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उनको ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, सिक्योर करने के लिए एक कमीशन इस्टेब्लिश करना नेसेसरी है, जो कि लोगों के जो है मानवाधिकार की रक्षा करे। ओके, द प्रीएम्बल ऑफ द डिक्लेरेशन emphasized द innate dignity and respect and rights of मैनकाइंड। ह्यूमन काइंड जो है, मैनकाइंड के जितने भी इसेंशियल राइट्स है उसको सेफगार्ड करने के लिए ये कमीशन इस्टेब्लिश की गई थी। और इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1993 2 अक्टूबर 1993 में इंडिया में एक ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश की गई, जो कि प्रैक्टिकली स्टार्ट हुई थी सितंबर 1993 में। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और जब इंडिया के कंसेप्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है तो इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन उसके चेयरमैन है। ठीक है, सो चेयरमैन की अगर बात करें हम तो जो आज हमारे करंट चेयरमैन है वो 11th है। 11th चेयरमैन जो है इंडिया के ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो है अरुण कुमार
मिश्रा। इसके पहले जो 10th चेयरमैन थे ह्यूमन राइट कमीशन के, उनका नाम था HL दत्तू। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है अरुण कुमार मिश्रा, और आफ्टर द रिटायरमेंट दे जॉइंड एज द चेयरमैन एज द ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, 11th चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, है ना, प्रीवियस चेयरमैन कौन थे 10th। तो अभी जो चेयरमैन है वो 11th चेयरमैन है, ठीक है, 11th, ये याद रखना है आपको। There are 30 articles in the manifesto in which social, economic, religious, and political rights of human beings have been mentioned in detail। जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल है, अराउंड 450 प्लस आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इवन दो हम सिर्फ 395 आर्टिकल्स तक ही स्टडी करते हैं, लेकिन देर आर मोर देन 450 आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस का भी एक चार्टर है, एक एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल्स उसमें 30 आर्टिकल्स है जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि देर आर हाउ मेनी राइट्स आर देयर इन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो देर आर टोटल 30 आर्टिकल्स, 30 आर्टिकल्स है, कलम है 30, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग तरह के जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको किस तरह से सेफगार्ड करना है। तो उसमें कौन से राइट्स आते हैं, देखिए, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल राइट्स। कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट मेड अप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो कंपोजिशन किया गया है, ये जो कमीशन बनी थी, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था, उसको उसमें और कुछ कमीशंस के जो है वो रिकमेंडेशन ऐड किए गए थे। जैसे कि 1948 में पहले डिक्लेरेशन किया गया, फिर 1966 में सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को भी ऐड किया गया उसी ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में। उसी के साथ 1966 में अगेन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को भी, यानी कि ये जो आर्टिकल्स 30 आर्टिकल्स है, ये शुरुआत में 30 आर्टिकल्स नहीं थे, धीरे धीरे उनमें एक एक आर्टिकल्स ऐड किए गए और आज इसकी टोटल काउंट है 30 आर्टिकल्स से, ठीक है। जैसे कि हमने देखा 1966 में पॉलिटिकल और सिविल राइट्स ऐड किए गए, 1966 में इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल, और ये 3 राइट्स उसमें ऐड किए गए। ये कमीशंस थी, वेरियस कमीशंस, कमिटीज, जो कि राइट्स रिकमेंड करती थी कौन से ऐड करने हैं उन आर्टिकल्स में। 1966 में और कुछ आर्टिकल्स ऐड किए गए जो कि सिविल, पॉलिटिकल राइट्स एंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल के थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारा ह्यूमन राइट का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि ह्यूमन राइट होता क्या है, मानवाधिकार होता क्या है। ह्यूमन राइट्स आर द राइट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, दे आर मॉरली इंपॉर्टेंट एंड पोजेस्ड इन अ वर्च्यू। जैसे ह्यूमन राइट्स, जितने भी आपको अधिकार आज मिलते हैं, ठीक है, उन सब अधिकारों में सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है आपका ह्यूमन राइट्स, है ना, मानव अधिकार। एक हर एक, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के सिटीजन्स हैं, सभी को ये राइट मिलता है। और ये जितने भी राइट्स हमने देखे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, मॉरल, नेचुरल, उन सब राइट्स से ऊपर ह्यूमन राइट्स को कंसिडर किया जाता था, सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है ये, ठीक है। दे आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल एंड नेशनल एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस, बाय साइनिंग वेरियस ट्रीटीज। बहुत सारे कंट्रीज ने जो है वो ट्रीटी साइन की थी, बहुत से कंट्रीज ने जो है वो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया था, ट्रीटी साइन की थी, और अपने अपने कंट्री में जो है वो ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश किया था। उसी के तहत इंडिया ने भी 1948 में ही जो है एक्सेप्ट कर दिया था रिकमेंडेशन यूनाइटेड नेशंस का। लेकिन इंडिया को देखते हुए जितनी डाइवर्सिटी है, हमें कुछ वक्त लग गया, लेकिन 1993 में, 2 अक्टूबर 1993 में हमने एक कमिटी इस्टेब्लिश कर दी जिसे कहा जाता है ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। क्या फीचर्स होते हैं, व्हाई डू वी नीड ह्यूमन राइट्स, है ना, जरूरत क्या होती है इसकी। जैसे कि फीचर्स में देखते हैं हम, इक्वेलिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए, यूनिवर्सलिज्म, इंडिविजुअलिटी, इनअलाइनेबल, ठीक है। यहाँ पे 4th पॉइंट देखिए, इनअलाइनेबल, इसका मतलब होता है जिससे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, ये आपके परमानेंट राइट है। जैसे कि हमें पता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स को सीज कर दिया जाता है, कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन आपका जो ह्यूमन राइट्स है, इसे कभी भी एट एनी कॉस्ट और इन एनी सिनारियो, कितना भी
मतलब किसी भी तरह की इमरजेंसी आ जाए, आपके ह्यूमन राइट्स को कभी भी गवर्नमेंट या स्टेट रोक नहीं सकती है। दे आर इन अलाइनेबल और परमानेंट राइट होते हैं ये, ठीक है। तो देखते हैं कि जरूरत क्या है इसकी, हमें मानव अधिकार की जरूरत क्या है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है शारीरिक स्वतंत्रता के लिए, है ना। एक ह्यूमन बीन आप हो तो आपको शारीरिक स्वतंत्रता की जरूरत होती है, उसको सेफगार्ड करता है। साथ में गिरफ्तारी व अन्य बेवजह रोक कर रखने प्रवृत्ति में मुक्ति के लिए, है ना। जैसे कि एक आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से रिलेट करता है, और राइट आर्टिकल 20 और 22 ये जो यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन था वहीं से लिए गए हैं। उसमें आपको कुछ सेफगार्ड दिया जाता है। अगर आपको किसी भी क्राइम के तहत अगर आपको पुलिस पकड़ती है या आपको जेल हो जाती है, तो 24 आवर्स के बीच में आपको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। अगर वो आपको पेश नहीं करते हैं कोर्ट के सामने, तो आप जो है आपको छोड़ना उनके लिए नेसेसरी हो जाएगा, क्योंकि 24 आवर्स के ऊपर वो आपको जेल में रख नहीं सकते। आपको 24 घंटों के बीच उन्हें कोर्ट में पेश करना ही होगा। साथ ही में कुछ और इसमें आपको पावर मिलती है, जैसे कि आप अपने अगेंस्ट ही एज ए एविडेंस यूज नहीं किया जाएगा। अगर आपको पुलिस फोर्स करती है कि गुनाह एक्सेप्ट कर लो, इवन दो आपने नहीं किया है, लेकिन अगर आपको फोर्सफुली एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करती है, तभी भी ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो आपकी हेल्प करेंगी। इंडिया में बहुत सारे कमीशन के काम होते हैं, जैसे कि देख लीजिए, ये एक कोर्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे हमें पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिए गए हैं जो कि लीगली इन्फोर्स किए जाते हैं। और कुछ ऐसे कमीशन है जैसे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उनके पास पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी, लेकिन फिर भी इनको कुछ स्पेसिफिक काम दिए गए ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। तो उसके तहत इनके पास वो पावर्स है जिससे वो ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड कर सकते हैं। ओके। सो और एक एग्जांपल, जैसे कि जेल होते हैं, जेल में कैदी होते हैं, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, क्या उनको ठीक से 2 वक्त का खाना मिल रहा है, जहां उनको जेल में जहां रखा गया है वहां पे क्लीनलीनेस है क्या, ये सारी चीजें जो है ये कमीशन ही देखता है। यूनाइटेड जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है वही इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखता है। लोगों को एक इंसानी, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक ह्यूमन को ह्यूमन के जैसे ट्रीट करना चाहिए, है ना, एक बीस्ट के जैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को सेफगार्ड करने के लिए इंडिया में ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, जो हमारे करंट चेयरमैन है वो है अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, 11th चेयरमैन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जब भी नोट्स बना रहे हो तो फर्स्ट जो थे चेयरमैन उनका, और जो कंटेम्प्रेरी या करंट में जो है, जैसे कि 11th में अरुण कुमार मिश्रा है, उनका नाम सॉरी, उनका नाम जरूर ऐड करिएगा अपने नोट्स में। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं जिसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से लेके 35 आर्टिकल है, ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंबाइनली इनको कहा जाता है मौलिक अधिकार उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमारा एक सिलेबस में ही पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में सेपरेटली एक चैप्टर ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हम जब उसे स्टार्ट करेंगे फिर से हम वहां भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज राइट्स जो है से रिलेटेड हम लेक्चर कर रहे हैं, तो इसे आज हमें समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि क्या होता है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वेलिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू होल्ड नो टाइटल्स। इस तरह से कुछ 14 से लेके 18 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए गए हैं जिन्हें कहता है राइट टू इक्वेलिटी। देखिए कंबाइनली
आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल है उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, लेकिन इनको भी अलग अलग राइट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। तो जो पहले डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, उन्हें कहा जाता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें तरह तरह की स्वतंत्रता आपको दी जाती है, जैसे कि आपको बोलने की राइट टू स्पीच, बोलने की आज़ादी है, राइट टू मूव और रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी अपना रेसिडेंस बना सकते हो। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप पंजाब में रहते हो तो आपको जो है दिल्ली में आप घर नहीं खरीद सकते या घूम नहीं सकते। आपको ये राइट दिया जाता है इसके द्वारा, राइट टू फ्रीडम के द्वारा। जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जितने भी आर्टिकल्स है वो आते हैं आपके राइट टू फ्रीडम में। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 21, जो कि है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का। नेक्स्ट देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 और 24 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। जैसे कि हमें पता है ढाबे, कैंटीन्स, छोटे छोटे होटल्स, वहाँ पे बच्चों को काम, मतलब बच्चों से काम कराया जाता है, जिसे हम कहते हैं बाल मजदूरी, है ना। तो उसी को रोकने के लिए आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है कि 14 साल से छोटे बच्चों को आप कहीं भी हजारडियस प्लेस हो गए, होटल्स हो गए, हजारडियस प्लेस यानी कि जहाँ पे आपके क्रैकर्स पटाखों का कारखाना हो गया, या ऐसा कोई केमिकल इंडस्ट्री जहाँ से टॉक्सिक एसिड निकल रहा है या टॉक्सिक पोल्यूशन हो रहा है जिससे बच्चों को हानि हो सकती है, ऐसी हजारडियस जगहों पे बच्चों को काम पे रखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी स्पेसिफिकली होटल्स के बारे में मेंशन नहीं किया गया था। तो हम जितने भी देखते हैं छोटू, पिंटू, बबलू नाम के बेचारे छोटे लड़के जो है वो होटल्स में काम करते हैं, तो उन बच्चों को बाल मजदूरी से रोकने के लिए ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, जो कि है आर्टिकल 23 और 24। उसी के साथ सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन का ही प्रकार होता है, तो उसे भी रोकने के लिए यहाँ पे हमें आर्टिकल दिया है, जो कि है आर्टिकल 24। नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। अपना धर्म चुनने की आज़ादी आपको दी है ना। बहुत से लोग हम देखते हैं कि कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, हिंदू से मुस्लिम हो जाते हैं, मुस्लिम से क्रिश्चियन हो जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट दिया गया है कि आपको जो रिलीजन चूज करना है आप कर सकते हो। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप एक मुस्लिम फैमिली में ही पैदा हुए हो या एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हो तो आपको भी क्रिश्चियनिटी को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अपनी कास्ट को कभी भी बदल सकते हो। कोई भी कास्ट, जो रिलीजन जो आपको अच्छा लगता है आपको वो चुनने की आज़ादी दी जाती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन द्वारा। आर्टिकल 25 से लेकर 28 कुछ ये आर्टिकल्स है, 4 आर्टिकल्स इसमें, 3 आर्टिकल्स इसमें आपको मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब हर एक, हम सबको अपनी एक माइनॉरिटी हो गए, मोस्टली जो माइनॉरिटीज होती है, जैसे कि हमने देखा कि कैथोलिक स्कूल होते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू कैथोलिक्स होती है, क्रिश्चियनिटी होती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू जैन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू मुस्लिम्स। इस तरह से कुछ कॉलेजेस आपने देखे होंगे, जैसे कि दिल्ली में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू सिख, बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे सिर्फ पंजाबी लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा कोटा होता है, स्टूडेंट कैपेसिटी में उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। ये किस चीज़ के लिए, ताकि वो उनके कल्चर को डेवलप कर सके और साथ में उनको कुछ एजुकेशनल राइट्स भी मिल सके। इसीलिए आर्टिकल 29 और 30 हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। आपने एक स्कूल के बारे में सुना होगा, मदरसा, है ना, जहाँ पे उनको सिखाया जाता है इस्लामिक जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में उनको सिखाया जाता है, मदरसा जिसे कहा जाता है। वो भी किस में आता है, आर्टिकल 29 और 30 में। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू सेफगार्ड योर राइट्स। इस जितने भी आपको ये अधिकार दिए हैं फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, 14 से लेके 30 तक या 35 तक, उन सारे अधिकारों को अगर कोई गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल उल्लंघन करता है तो आप उनके अगेंस्ट केस कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32। आप प्लीड कर सकते हो, आप अपने हक के लिए उनको कोर्ट में ले जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी में अगर
हम देख लेते हैं कि कोई भी एक केस आप देख लीजिए जहाँ पे एक आदमी अमीर है और एक गरीब है, तो जितनी एक क्राइम के लिए गरीब को सजा मिलेंगी उतनी ही अमीर को मिलेंगी। ये जो है वो सबको सेम मिलती है, राइट टू इक्वलिटी है, सबको समान मिलती है। जैसे कि राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कहीं कहीं पहले हम देखते थे एंशंट या नहीं मिडाइवल भी नहीं बोल सकते हम, रिसेंटली कुछ सालों पहले तक ये प्रथा चलती थी कि लोगों को जो है वो लोअर कास्ट लोगों को होटल्स में जाना अलाउड नहीं था, या लोग गांव का जो कुआं था वहां उन्हें पानी नहीं भरने देते थे। तो इस तरह के अगर आपके साथ कोई इस तरह से आपको एक्सप्लॉइट करने की या ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो आप अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में लीड कर सकते हो। एक सेम आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए। या तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाइए अंडर आर्टिकल 32, या तो आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में भी जा सकते हो अगर आपके अधिकारों का कोई भी उल्लंघन कर रहा है तो। आज हमने डिस्कस किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन राइट से रिलेटेड। पॉइंट्स नोट कर लीजिए, साथ में कुछ आर्टिकल्स भी हमने एक्सप्लोर किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है राइट से रिलेटेड। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए राइट्स का। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, जल्दी ही लेक्चर आने वाला है एमसीक्यूज से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे भी जरूर फॉलो करिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ गुड